जारी। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों से की अपील, योग दिवस पर डिजिटल, वर्चुअल और इलेक्ट्रॉनिक मंचों का करे इस्तेमाल, सार्वजनिक कार्यक्रम का ना करे आयोजन। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने दिल्ली में बुलाई कार्यकारिणी की बैठक, नेताओं को दिलाई शपथ। अयोध्या जमीन विवाद पर आप सांसद संजय सिंह का बयान, कहा 7 दिन हो गए, ना जांच शुरू हुई, ना ही मुझ पर मानहानि का केस हुआ। कोविड-19 से मौत के लिए 4 लाख रुपए मुआवजा देने में केंद्र ने जताई असमर्थता, कहा खाली हो जाएगा राज्यों का आपदा कोष। और उत्तराखंड में भारी बारिश से बढ़ा शारदा बैराज का जलस्तर, यूपी समेत 12 जिलों में रेड अलर्ट जारी। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कश्मीरी नेताओं की मीटिंग में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शामिल होने से इनकार कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला गफ्कार के नेता के रूप में सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। पीडीपी ने यह निर्णय लिया है कि 24 जून को पीएम मोदी के साथ होने वाली सर्वदलीय बैठक में फारूक अब्दुल्ला पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का नेतृत्व करेंगे। एक दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा था, नई दिल्ली के साथ बात करने का कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं है। मुझे बताया गया कि आम स्थिति की समीक्षा करने और राजनीतिक प्रक्रिया को आगे कैसे ले जाया जाए, इसके लिए बैठक बुलाई गई है। कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना संकट के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर उन्होंने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक लेख शेयर किया है जिसका शीर्षक है, सरकार ने आय और कॉरपोरेट करों से ज्यादा कमाई तो पेट्रोल डीजल से की है। इस लेख को आधार बनाकर राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि केंद्र सरकार ने टैक्स वसूली में पीएचडी कर रखी है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो लेख शेयर किया है उसके मुताबिक भारत सरकार को आयकर से 4.69 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि प्राइवेट कंपनियों ने लगभग 4.5 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स जमा किया है। तो वहीं दूसरी ओर इन दोनों से ज्यादा टैक्स जनता ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट के रूप में 5,25,000 करोड़ रुपए चुकाए। ये आंकड़े केवल दिसंबर 2020 तक के हैं, जिसमें जनवरी से मार्च वाली तिमाही शामिल नहीं है।
उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 प्रबंधन हेतु गठित टीम 9 के साथ बैठक की, जहां उन्होंने अधिकारियों को कोविड प्रबंधन के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 18 वर्ष की आयु से अधिक के सभी नागरिकों के लिए 21 जून से राज्य सरकारों को निःशुल्क टीका उपलब्ध कराया जा रहा है। हमें इसका लाभ लेते हुए पूरी क्षमता के साथ टीकाकरण अभियान संचालित करना होगा। हर दिन 6 लाख लोगों को टीका कवर देने के लक्ष्य के साथ तैयारी की जाए, जबकि 1 जुलाई से प्रतिदिन 10 से 12 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को पीएम नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे। कोरोना महामारी के मद्देनजर टेलीविजन पर यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहेंगे। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग द्वारा भी योग का सजीव प्रदर्शन होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की नोडल एजेंसी आयुष मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक इस साल स्वास्थ्य के लिए योग मुख्य थीम होगी। इसके पहले योग गुरु बाबा रामदेव योगा करते नजर आए। इस मौके पर उनके साथ बाकी लोगों ने योग किया। योग गुरु रामदेव ने कहा कि इंटरनेशनल योग डे मनाने का प्रस्ताव सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा के अपने संबोधन में दिया था। कल भारत ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में योग दिवस मनाया जाएगा। अनलॉक दिल्ली के चौथे हफ्ते यानी आने वाले सोमवार से शहर में पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब खोलने की इजाजत दे दी गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आते ही अब ढील मिलनी शुरू हो गई है। दिल्ली में सोमवार से बार खोलने की भी इजाजत मिल गई है। अनलॉक 4 के तहत ये छूट मिल रही है। दिल्ली सरकार के फैसले के मुताबिक राजधानी में 50% कैपेसिटी के साथ बार खोले जा सकेंगे। हालांकि बार को खोलने का समय तय किया गया है। अब बार दोपहर के 12 बजे से रात के 10 बजे तक खुल सकेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी में 2 गुट होने के बाद रविवार को सांसद चिराग पासवान ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर पार्टी की बैठक बुलाई है। कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने के पहले चिराग पासवान ने नेताओं की शपथ दिलवाई और वहीं दूसरी ओर बीते शनिवार की रात ही चिराग पासवान ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की थी। चिराग ने कहा कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को तथ्यों से अवगत कराया और उनसे एलजेपी के निलंबित सांसदों में से एक पशुपति कुमार पारस को लोकसभा में एलजेपी के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करने के फैसले की समीक्षा करने के लिए आग्रह किया। चिराग पासवान ने कहा कि यह गैर कानूनी है और उनकी पार्टी का संविधान इसकी परमिशन नहीं देता। उधर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि कल शिवसेना का 55वां स्थापना दिवस था। इस अवसर पर सीएम ने बताया कि आने वाले दिनों में पार्टी की क्या भूमिका रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि महाराष्ट्र में जो अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, अगर वो ऐसा करेंगे तो हम क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे? जिसे लड़ना है वो लड़े। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिवसेना ने राजनीतिक लड़ाई अपने ताकत पर लड़ी है, चाहे चुनाव में गठबंधन हो या ना हो, लेकिन लड़ाई अपने ताकत पर लड़ी जाती है। साल पूरे हुए तो कल मुख्यमंत्री जी यानी हमारे पार्टी के चीफ उद्धव ठाकरे जी ने जो संबोधन किया है उसमें पार्टी की दिशा को एक निर्देश दिया है। आने वाले दिनों में पार्टी की भूमिका क्या रहेगी ये बताया है। और जो लोग महाराष्ट्र में बार-बार स्वबल की भाषा कर रहे हैं उनको भी बताया कि अगर आप स्वबल पे लड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे बैठेंगे? आप भी लड़ेंगे अकेले? तो बात ऐसी है, जिसको लड़ना है लड़ने दो। शिवसेना हमेशा हर लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई अपने ताकत पर ही लड़ी है, चाहे चुनाव में गठबंधन होते हैं या महाविकास आघाड़ी हो या और कुछ भी हो, युति हो, लेकिन लड़ाई जो होती है वो अपने ताकत पर लड़ी जाती है। चाहे गठबंधन में हो या न हो, हमारी ताकत है। हम किसी भी विषय पर राजनीति जो महाराष्ट्र की अस्मिता का हो, शिवसेना के अस्तित्व का हो, अगर हमें लड़ना है तो हम लड़ेंगे। नहीं तो बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेंगे।
जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर से करवट ले सकती है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई है। इसको लेकर बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने कहा कि बैठक होना सही है। उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी अपना बयान दिया। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर को जिस तरह से बरसों से हमारे देश में रह के भी हमारे संविधान से अलग और डिरेल था, उसके प्रधानमंत्री जी ने उसको सुदृढ़ किया है और भारत के अभिन्न अंगों में उसको प्रश्रय देकर अपने साथ किया है। उसके लिए जो कुछ करना होगा प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से बहुत बेहतर कदम उठाने के लिए करेंगे। निश्चित रूप से सरकार सावधान भी है और सरकार सावधानी बरत रही है, चाहे वो भीड़ के मामले में हो या वैक्सीनेशन के मामले में हो या हॉस्पिटल में भी सुदृढ़ वातावरण बनाने के लिए सरकार, चाहे वो राज्य की सरकारें हो या देश की सरकारें हो, सारे लोग इस पर प्रॉपरली ध्यान आकृष्ट करके लगे हुए हैं। और हम समझते हैं कि सरकार भी और हमारे यहाँ के डॉक्टर व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था भी। यूपी के प्रयागराज में गंगा दशहरा के अवसर पर लोगों ने संगम घाट पर पूजा की और गंगा नदी में स्नान किया। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि आज के दिन ही गंगा मां इस धरती पर आई थी और सभी लोग आज के दिन अपनी श्रद्धा से दान करते हैं। त्रिवेणी क्षेत्र में गंगा दशहरा के पावन पर्व पर आज गंगा अवतरण का दिवस है। आज ही के दिन गंगा जी इस पृथ्वी पर प्रकट हुई थी, इसीलिए हम लोग इस दिवस को गंगा दशहरा के रूप में बड़े श्रद्धा भाव के साथ मनाते हैं। आज के दिन लोग मीलों चलकर पैदल संगम स्नान के लिए आए हुए हैं और आज के दिन का भविष्य पुराण में भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। भविष्य पुराण के कथनानुसार आज गंगा अवतरण के दिवस पर जो व्यक्ति माँ गंगा में स्नान ध्यान करता है उसको कोटि गुना अनंत गुना फल प्राप्त होता है, उसके सारे पापों को उससे मुक्त। सगर के पौत्र भगीरथ जी जब घोर तप किए तो गंगा जी प्रसन्न हो गई और आने को तैयार हुई। फिर बोली मेरा बड़ा वेग है, वेग को रोकने के लिए शंकर जी अपने जटाओं में रोके और फिर गंगा जी धीरे धीरे धरती पर आईं और सगर के पुत्रों का उद्धार की। तो हम लोग स्नान इसीलिए करते हैं कि हमारे भी पाप को नष्ट करें माँ और हमारे पूर्वजों का उद्धार करें। यही गंगा जी का महत्व है। गंगा दशहरा मनाया जाता है। आज के दिन इनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। आज के दिन दशहरा है, इनका दशहरे के दिन जन्म हुआ था गंगा मैया का। इस धरती पे आज के दिन ही आई थी, इसलिए इतना बड़ा उत्सव मनाया जाता है इनका, माँ गंगे का। तो दान जो भी श्रद्धा होता है भैया, हर चीज, कपड़ा, फल फूल, मिष्ठान, हवन, पूजा पाठ बहुत श्रद्धा से लोग करते हैं, जिसका जैसे भाव है भैया। सनातन धर्म का बहुत बड़ा पर्व है। हालांकि गंगा जन्म तो गंगा सप्तमी को हो जाता है, लेकिन आज गंगा जी स्वर्ग से मृतलोक पर आई हुई हैं। इसको कहते हैं गंगा अवतरण। जहाँ गंगा उतरी उसे कहते हैं गंगोत्री। आज हम लोग बड़े सौभाग्यशाली के लोग प्रयाग में जन्म हुआ है और प्रयागवासी हैं और संगम में रहते हैं। और जो हमारे प्रयागवासी और जो आसपास जो भी जिले हैं वो लोग यहाँ नहाने आते हैं और गंगा में स्नान करके अपने पितरों के हित तर्पण करते हैं, उन्हें श्राद्ध करते हैं। और आज के दिन जो व्यक्ति सभी सामान्य जनता को अगर चीनी का शरबत या कुछ मीठा उन्हें खिलाए तो उनके पितरों को अतिरिक्त। वाराणसी में गंगा दशहरा के मौके पर गंगा घाट पर श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। घाट पर लोगों के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और प्रार्थना करने के बाद अपने घरों को आगे बढ़ने की घोषणा की जा रही है। यानी गंगा दशहरा पिछले साल की तरह ही इस वर्ष भी कोरोना प्रोटोकॉल की भेंट चढ़ गया। काशी के मुख्य घाट प्रयाग घाट, शीतला घाट, अस्सी घाट, तुलसी घाट, हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा और रविदास घाट पर स्नानार्थियों के जाने पर रोक रही। हर साल के ज्येष्ठ महीने को शुक्ल पक्ष में जो 10वीं तिथि आती है उसे गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है।
इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से होकर पृथ्वी पर आई थी, इसलिए उनका अवतरण के रूप में मनाया जाता है। हर इंसान को चाहिए कि गंगा जी स्नान करे और अपने देवी देवताओं का पूजन करके योग्य ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा और फल वस्त्र दान करे। ऐसा करने से जन्मों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। आज यहाँ पर बहुत भीड़ लगती थी, लेकिन आज कोरोना के चलते यहाँ पर बहुत कम भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर दान पुण्य भी बहुत होता था। क्या क्या लोग दान करते? दान के बहुत चावल, पैसा, अन्न, सोना, चांदी सब चीज दान करते थे, लेकिन कोरोना के चलते यहाँ पर बहुत कम भीड़ लगी हुई है। बिहार में लगातार हो रही बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। यहां गंगा नदी पटना के दीघा घाट पर खतरे के निशान से करीब 4 मीटर नीचे और गांधी घाट पर 2.5 मीटर नीचे बह रही थी। अन्य सभी स्थानों पर इसका जलस्तर खतरे के निशान से कम 4 मीटर नीचे था। वहीं पुनपुन नदी का जलस्तर पटना के पास श्रीपालपुर में खतरे के निशान से करीब 2.82 मीटर नीचे था। इसमें बढ़ोतरी की संभावना है। बिहार में लगातार हो रही बारिश से नदियों में इस समय उफान है और जैसा कि आप इस समय तस्वीरों में भी देख सकते हैं, बिहार की राजधानी पटना से ये तस्वीर है, दीघा घाट की ये तस्वीर है, जहां पर अब गंगा लगातार जो है उफान पर नजर आ रही है। गंगा का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बिहार के कई इलाके ऐसे हैं जो मूसलाधार बारिश के चलते जलमग्न हो चुके हैं। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पंजाब ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में यमुना में अमोनिया व शैवाल बढ़ने से प्रदूषण बढ़ गया है। इसी वजह से दिल्ली जल बोर्ड के 3 जल शोधन संयंत्रों वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला से 25% पानी आपूर्ति कम हो गई है। इस वजह से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, मध्य दिल्ली, उत्तरी दिल्ली के अलावा दिल्ली कैंट और दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो गई है। जल बोर्ड का कहना है कि पक्की मुनक नहर से पानी लेकर वजीराबाद जलाशय में मिलाया जा रहा है ताकि यमुना के पानी में प्रदूषण को कम किया जा सके। लेकिन पिछले करीब 1 सप्ताह से वजीराबाद में यमुना के पानी में शैवाल अधिक होने की समस्या बनी हुई है। टाइम से आते हैं, टैंकर सब टाइम से आते हैं। पानी की दिक्कत तो है ही है, लोग डब्बे में पानी भरने पड़ते हैं। बस जब इलेक्शन आता तो पाइपलाइन बीचने चालू हो जाते हैं। अच्छा, जब इलेक्शन के बाद फिर काम बंद हो जाते हैं। तो आज
ओखला के ओखला में सुबह और शाम जलापूर्ति की कटौती की गई है, पानी कर दी गई है, कम कर दिया पानी। क्या कमी है? जब पहले आधे घंटे देता था 20 मिनट भी देते पानी, पैप में पानी आता ही नहीं है। सरकार से क्या कहेंगे आप? अब देखो सबको दिक्कत हो रहा है तो हमें भी दिक्कत हो रहा है भैया, अब सबको दिक्कत है तो हमें भी दिक्कत है ना। अब देखो आपका हमने डब्बे पानी भर के ले जा रहा हूँ। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से पानी छोड़ने के चलते गंगा का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते यूपी में गंगा के किनारे सटे इलाकों में जलभराव होने लगा है। ऐसे में गंगा के किनारे बसे इलाकों में कटान काफी तेजी के साथ हो रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से होकर गुजरने वाली घाघरा नदी का पिछले 2 दिन में जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे नदी के किनारे गांव में रहने वाले लोग दहशत के माहौल में हैं। तो साथ ही किनारों पर कटान काफी तेजी से हो रहा है। वहीं कटान को रोकने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। सर पानी समय से आ गया पहले, इससे जो है माझा में आने जाने वाले आदमियों को बहुत परेशानी पड़ रही है और जो है आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई है। नाव कट के बह जा रही लोगों की। उस पार बस्ती संत कबीर नगर जिला से उस पार से ज़्यादा कटान है, इस पार जो है कटान काफ़ी दूर तक हम लोग के गांव तक कटान आ गई है। संभावना कि यहाँ पर जो मंदिर कटने वाला है और 2 पेड़ कट जाने वाला है। सरकार कुछ व्यवस्था बना रही है, अब देखिए क्या होता है। तो कटान इधर कितनी लगी है? टांडा की तरफ? टांडा की तरफ बहुत कटान लग गई है। इधर कॉलेज के बगल से करीब 2-3 किलोमीटर, फिर मुबारकपुर में कटान है, डोहिया में कटान है, कई जगह कटान। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें जारी कर दी हैं। आज पेट्रोल डीजल के रेट में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, यानी कि ईंधन पर महंगाई की मार लगातार जारी है। इसको लेकर सपा नेता सुनील सिंह यादव ने सरकार पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, इसका कोई विकल्प नहीं है जब दिल्ली की सरकार की मंशा ठीक ना हो, और देश की आम जनता के लिए इससे खतरनाक बात क्या होगी कि 1 महीने में 28 बार डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ गया। तब बढ़ गया जब देश के प्रधानमंत्री ऑयल कंपनियों के साथ बैठक 1 दिन पहले करते हैं कि दाम कैसे कंट्रोल में आए, और 1 दिन बाद दाम बढ़ जाता है। इसका मतलब है नरेंद्र मोदी जी से देश संभल नहीं रहा है और देश को सिर्फ बर्बादी की तरफ बीजेपी सरकार ले गई है, केंद्र सरकार ले गई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सोशल प्लेटफार्मों को लेकर के फंस गई। ये लोग सरकार में इसी से आए, इसी ट्विटर से, फेसबुक से, और भी जितने सोशल साइड हैं जहां पर लोग अपनी बात रख सकते हैं, या भाजपा जहां लोगों को सपने दिखा सकती थी, लोगों को उम्मीद जगा सकती थी, लोगों के बीच अफवाह फैला सकती थी, लोगों के बीच नफरत फैला सकती थी, वो सारे काम किए। आप सरकार में आ गए, अब लोग उसी प्लेटफार्म पर आप पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि रोजगार कहां है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल महंगा क्यों हो गया है, कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाया है, कौन सी सड़क बनाई है, क्या कोरोना में आपने किया है। तो जब उसका जवाब नहीं है तो उस पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। दरअसल ये सोशल मीडिया की लगाम अपने हाथ में रख। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियों को तेज करने के लिए पीएम मोदी ने 24 जून को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। आरजेडी नेता रामबली सिंह ने इस मसले समेत अन्य मसलों पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। देखिए, ये तो बहुत देर से प्रधानमंत्री जी को ये बात सूझी कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल करना चाहिए, और अभी तक के भारतीय जनता पार्टी ने जो जम्मू कश्मीर में हालात पैदा किया है, उससे कहीं से नहीं लगता था कि कश्मीर में पुनः शांति बहाल होने जा रही है। और अगर देर सवेर प्रधानमंत्री जी के मन में ये बात आई है, ये तो स्वागत जो कदम है। इसमें हम लोग भी और सारे जो राजनीतिक दल हैं ये स्वागत करें कि चलिए कम से कम वहाँ डेमोक्रेसी बहाल हो। डेमोक्रेसी बहाल किए बिना भारत के पास कोई रास्ता नहीं है जो जम्मू कश्मीर में शांति बहाल कर सके, सिवाय डेमोक्रेसी। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी की कोरोना पर जो पहल हुआ है वो बहुत ही चिंताजनक है, और जो भी कदम इन्होंने उठाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने,
वह देर से या सुप्रीम कोर्ट के दबाव में कदम उठाया। तो प्रोटोकॉल जो कोरोना का था उसमें कहीं न कहीं कमी रह गई। आज जो देख रहे हैं टीका का अभाव है और अब तक आधा से अधिक लोगों को टीका हो जाना चाहिए था भारत जैसे देश में इतनी बढ़ती हुई आबादी को, लेकिन आज है टीका नहीं हुआ। तो टीका नहीं हुआ, इसके पीछे किनका रोल है? इसके पीछे सबसे बड़ा रोल जो है यहाँ समझते हैं प्रधानमंत्री का हो, लेकिन इन्होंने अभी हाल फिलहाल में इन्होंने कहा है कि हम 18 से प्लस वाले सारे का भारत में टीका की व्यवस्था करते। ये पहले इन्होंने क्यों नहीं कहा था भाई? पहले स्टेट पर छोड़ दिया था। वो भी कहते हैं एक देश एक संविधान एक नेशन, और यहाँ कह दिए थे कि टीकाकरण का में भारत सरकार अलग से टीका का दाम देगी, बिहार सरकार के लिए अलग, प्रोविंशियल स्टेट के लिए अलग टीका का वैल्यू कीमत होगा, और जो ऐसे प्राइवेट खरीदेंगे उनके लिए टीका का अलग वैल्यू हो गया। तो मैंने कहीं न कहीं से प्रधानमंत्री अपना हाथ जोड़ लिया। लोजपा को तो जनता दल यू और ये भारतीय जनता पार्टी ने दोनों इसको कठपुतला बनाने का काम किया। लोजपा पार्टी अलग हुई, अगर 5 सांसद उसके अलग हुए तो अलग होने की विधिवत सूचना पार्टी अध्यक्ष देते। जब अलग पार्टी नहीं हुई है तब पार्टी में जब डिफेक्शन हुआ ही नहीं है तो फिर पार्टी अध्यक्ष का काम होता है लोकसभा अध्यक्ष को ये सूचना देना। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के पास जब पार्टी अध्यक्ष नहीं दिया तो लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी मान्यता कैसे दे दिया कि पारस जी इसके अध्यक्ष हैं संसदीय दल के? तो ये चीज़ कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लोकसभा अध्यक्ष बिना देर सवेर किए हुए, बिना इसकी जांच परख किए हुए इन्होंने मान्यता दे दिया। एक गलती। दूसरी गलती यहाँ जेडीयू की चालाकी थी। जेडीयू की यही चालाकी थी कि ये जो 5 सांसद अलग हुए हैं लोजपा से, वो देर सवेर आकर के हमारे पास मिल जाए और इससे हमारी संख्या बढ़ जाएगी और फिर मंत्रिमंडल के बारगेनिंग में हमारा पलड़ा भारी रहेगा। तो कहीं न कहीं जेडीयू की यह नियत भी खराब है और दूसरे तरफ भाजपा की नियत भी खराब है। यह दोनों के दलदल के बीच में। जितिन प्रसाद की सीएम योगी से मुलाकात के बाद यूपी में अटकलों का दौर लगातार जारी है। इस बीच जितिन प्रसाद को लेकर कांग्रेस नेता आलोक सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। तो साथ ही उन्होंने एलजेपी विवाद पर भी अपनी राय जाहिर की। अच्छी बात है कि उनका मोतियाबिंद सत्ता का उनकी आंखों में आ गया है। अभी 2 महीने पहले बनारस में, पूर्व उत्तर प्रदेश में जिस तरह की पीड़ा व्यक्त किया करते थे, कहा करते थे कि आज उस वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, तो कम से कम वहां गए हैं, उस वर्ग को न्याय दिलवाने की कृपा करेंगे। ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, तमाम सारे मुद्दों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री बोला करते थे। आज वो हमारे दल में नहीं है। सिद्धांतों की लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई है। उनको शुभकामनाएं। कम से कम जिस मकसद के लिए गए हैं मेरी शुभकामनाएं। उनका मकसद हल होना चाहिए। मगर सवाल है कि राजनीति पर जब व्यक्ति आता है तो सिद्धांत उसके ज्यादा होते हैं, चूंकि समाज का एक आईना होता है कि आप सियासत किस तरह से कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी योगी आदित्यनाथ जी से 1.5 वर्ष से कहती आ रही है। इससे पहले भी राहुल जी ने चेताया, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कहा, केंद्र सरकार से कहा, मगर समय पर अगर लोगों को ऑक्सीजन मिल जाती तो लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, अपनों को बचाया जा सकता था। मगर जिस तरह के हालात देश और प्रदेश में पैदा हुए वो सब विदित है, सब जानते हैं। मगर सवाल उठता है कि मियां मिट्ठू अपनी ही तारीफ खुद को करना, तो उत्तर प्रदेश की जनता जाने जिनकी आंखों में आंसू हैं। आज किसान रो रहा है, नौजवान रो रहा है, और जिनको अपनों को खोया है उनसे पूछिए। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का अनुयायी संगठन है। जिस तरीके से बिहार में चिराग पासवान ने इंडिपेंडेंट बीजेपी के लिए काम किया, आज भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। चाहे मध्य प्रदेश में आप देखिए, गोवा में देखिए, कांग्रेस की सरकारों को तोड़ना। अब वो अपने ही जो दल हैं, जो उनके समर्थक दल हैं, उनको ही तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी ने एक नए सिरे से काम शुरू कर दिया। और यही कारण है कि आज चिराग पासवान अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं। नीति और निर्धारण जब आदमी तय करता है और देश का जनमत जब आपको विश्वास देता है, भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाई। उन्हीं नेताओं से आज मुलाकात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जिनको देशद्रोही कहा जाता था, जिनको जेलों में बंद किया गया है। 2 साल में जम्मू कश्मीर को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। नोटबंदी के बाद देश को क्या मिला, ये बड़ा सवाल। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का।
पंजाब स्कूली सिक्ख्या विच पूरे देश विच पहले नंबर ते आया है। अज साडे पंजाब दे सरकारी स्कूलां दे नतीजे बाकियां नालों शानदार आ रहे ने। जो पंजाब दा नाम वध रहा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। कोरोना काल विच विद्यार्थियों ਦੀਆਂ ऑनलाइन क्लासां संबंधी हर जरूरी पहलू ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। कैप्टन ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਇਆ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने देश भर में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर हुए हमले पर संज्ञान लेते हुए राज्यों को कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इस पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो साथ ही एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया द्वारा तीसरी लहर को लेकर दी गई चेतावनी पर भी मनोज झा ने अपनी राय रखी। हाईकोर्ट से भी मिल रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया पे क्यों नाराज हो रहे हैं साहब? आप तो लव ट्विटर कहा करते थे, हमने वो ट्वीट्स भी आपके देखे हैं। जब तक एक छत्र आपका उस पर साम्राज्य था, तालियां ही बजती थी। मैं जिक्र कर रहा हूं 12, 13, 14, तब तक तो बहुत बढ़िया लग रहा था। अब वहां से विरोध, असहमति के थोड़े स्वर है, तो आपको कष्ट हो रहा, और उस कष्ट के कारण से हम वाकिफ हैं। लेकिन छोड़िए सोशल मीडिया को, देश के सेवरल हाई कोर्ट्स ने आपको सीख दी है। सुप्रीम कोर्ट तक ने पैंडेमिक के हवाले से जो इंटरवेंशन किया है ना, वो सरकार के लिए आईना है। आईना देखना बंद देखा जाए, क्योंकि सही में बीजेपी की जो वहां भूमिका रह रही है, जो व्यक्ति अचानक 4 बजे सुबह में या 5 बजे सुबह में शपथ ग्रहण कर बैठे एक कैमरा आईडी पर, और बवाल मचा, सुबह सो के लोग उठे तो पता चला कि मुख्यमंत्री आ गए, फिर उनको सत्ता उनकी चली गई, तो वो कष्ट अभी भी है। हालांकि बहुत सारे टेक्टोनिक शिफ्ट बीजेपी के अंदर भी हो गए हैं महाराष्ट्र को लेकर के, देखा जाए आने वाले दिनों में। महबूबा मुफ्ती अपने नेताओं से बातचीत करके डिसाइड करेगी कि क्या मीटिंग में आना है या नहीं, या किन मुद्दे पे बात करना है। देखिए, मेरा मानना है कि ये बहुत अहम विषय है, क्योंकि कश्मीर को लेकर के जो सदन में चर्चा हुई थी, और उसके बाद जो सरकार लगभग जैसे सांसदों को ना जाने देना, पॉलिटिकल पार्टीज को ना जाने देना, और टूर करवाना यूरोपियन यूनियन के कुछ चुनिंदा सांसदों का, तो इससे बहुत भ्रम की स्थिति फैली थी। सामान्य कहना और सामान्य ना होना, इसका फर्क परेशान कर रहा था। अस्पताल बंद, स्कूल बंद, लोगों ने क्या क्या नहीं देखा। तो देखा जाए कि इस बैठक का एजेंडा क्या है और रोल आउट कैसे करता है आगे। बिल्कुल फास्ट ट्रैक में सुनवाई करें, लेकिन साहब एक बाबा हैं, उन्होंने तो क्या ना अनाप शनाप बोला, उनको तो आप प्रेम पत्र लिखते हो। उस तरह के बयान से देश में जो संदेश जाता है ना, उसमें ये हमले होते हैं। तो उस व्यवसायी बाबा के लिए भी प्रेम पत्र नहीं होना चाहिए था, वहां आप क्यों ठिठक गए? ये तीसरी लहर, देखिए बहुत विरोधाभास है उसमें। बहुत लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हाइपोथेटिकल है, कोई कह रहा है स्पेकुलेशन है, कोई कह रहा है नहीं सच्चाई है। मैं तो सिर्फ इतना मांगा, तीसरी लहर आए या ना आए, हमारी तैयारियां क्या है। बीती लहर की तरह लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर ना भटके, अस्पताल के लिए ना भटके, और सरकारें गंगा में तैरती लाशों को ये ना कहें कि जल समाधि ली। ये ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। लहर आएगी नहीं आएगी, हमने उसके बरक्स क्या तैयारियां की है, क्योंकि विज्ञापनबाजी ज्यादा हो रही है। क्यों खर्च कर रहे हो यार 4-4, 5-5 पन्ने अखबारों के विज्ञापन के? क्यों नहीं उन पैसों से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का दायरा बढ़ाने के लिए अभी भी कोशिश हो रही है? सरकार तो लगती ही। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आप ये सवाल गाहे बगाहे पूछते रहते हैं, क्या जवाब दूं? इसका जवाब किस मंत्री महोदय से पूछिए तो कभी सर्दी का हवाला देंगे, कभी गर्मी का हवाला देंगे, कभी वेलफेयर कंपोनेंट में पैसे बढ़ाने के लिए बात करेंगे। हाँ, विज्ञापन की बात मैंने की थी, उस पर कोई रोक नहीं है। गरीब की थाली, आप पेट्रोल डीजल के अलावा देखिए सरसों तेल का क्या हाल है, खाद्य तेलों का क्या हाल है, क्या सोच रहे हैं आप?
ताली बजाने वाले 10 लोग हैं मुख्य धारा में, तो आपको गरीब के सरोकार से कोई मतलब नहीं है, मध्यम आय वर्ग के सरोकार से कोई मतलब नहीं है। आमदनी में चौवन्नी वृद्धि नहीं हो रही है, थाली की साइज घटती जा रही है। किसके लिए सरकारें बनाई जाती हैं, किन मुद्दों के लिए? दुनिया का कोई भी देश चौड़ी लंबी मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे से नहीं जाना जाता है, अपने नागरिकों के लिए क्या करता है उससे जाना जाता है। बंगाल विधानसभा चुनाव में सूपड़ा साफ होने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को पहली बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि हार के कारणों पर मंथन किया गया। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने। अगले चुनाव में भी हम लोग लड़ेंगे, चुनाव में हिस्सा लेंगे, क्यों नहीं। हमारा चुनाव की हारने के बाद बड़ा हादसा हुई है, हम लोग ये सियासी हादसा को संभालने के लिए कुछ वक्त लगेगी। हम लोग अभी इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे। अलायंस को लेके क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आईएसएफ? देखिए आईएसएफ का साथ हम लोग कभी नहीं अलायंस किए। कांग्रेस पार्टी आईएसएफ के बाद अलग है। हम लोग सीपीएम पार्टी के साथ अलायंस किया था, सीपीएम पार्टी के साथ अलायंस हमारा है। सीपीएम पार्टी के साथ जो अलायंस उसको हम अभी जुदा नहीं किया, वो तोड़ा भी नहीं, जुदा भी नहीं किए। जैसे कि वैसे ही है। सीपीएम पार्टी के लीडर वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं कहे, वो भी अलायंस के खिलाफ नहीं कहे कुछ, हम भी क्यों कहेंगे। हम लोग सब आपस में बातचीत के दौरान ये अलायंस हुई। ये तो कोई बाहर से कोई धक्का मार के ना सीपीएम ना कांग्रेस को कोई अलायंस में शामिल नहीं किया था। अलायंस है, अगर अलायंस किसी कारण में अलायंस में कोई फूट आएगी। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के बीच खींचतान और भी ज्यादा तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे के स्थापना दिवस के मौके पर दिए गए बयान के बाद सियासी हलचल और तेज हो गई है। इस पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने तंज कसा है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 12 करोड़ जो महाराष्ट्र की जनता है उनके पेट में नहीं, पूरा दर्द ही दर्द है। 1 लाख कोविड मृत्यु उद्धव ठाकरे ने छिपाए। 15 अप्रैल से 15 मई के दरमियान जो कोरोना मृत्यु का तांडव हुआ, उसके कारण दर्द नहीं, आज परेशान है आम आदमी। कोरोना में सिर्फ करप्शन का काम उद्धव ठाकरे जी ने किया है और उसके लिए दर्द नहीं, परेशान उद्धव ठाकरे है। पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अटकलें काफी तेज हो गई हैं। और इन अटकलों पर खुद कुंवर विजय प्रताप की प्रतिक्रिया को सुनाते हैं आपको। हम बता देंगे जी, जब भी जो प्रोग्राम होगा हम आपको बताएंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। देखिए, उनके यहाँ आने का मकसद कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम अभी आपको इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं करेंगे। जब जो बात होगी आपको हम बताएंगे। काफी आप ईमानदार शमी रहे लोगों के बीच में। अगर पार्टी को ज्वाइन करें तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करें? मैं बता दूंगा ना जी, बता दूंगा। ये कोई छुपा करके हम थोड़े रखेंगे, हर चीज आपको। किसान कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ पंजाब के हर जिले और कस्बे से किसान समूह बनाकर दिल्ली किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। गुरदासपुर जिले के उधनवाल कस्बे से किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले 500 से ज्यादा किसानों का दल ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और वाहनों पर सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। समूह में महिला किसान भी शामिल हैं। मोदी सरकार जिन्ना चीज़ां मोदी सरकार ने ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਸੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪੱਕਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ। ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਲੜਨ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਰਾ ਆ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਓ ਆ ਜੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਪਾਪੀਆਂ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸੇ ਮਾਂ ਪਾਪ ਬਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਦਦੁਆ, 2 ਬੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ
ਠੰਡ ਵੀ ਹੰਢਾਈ ਆ, ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜਰਾਨੇ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਬੈਠਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਰਾਨਾ ਹੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਠ ਵਾ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 35-25 ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ। ਵੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਉਹ ਪੁਖਲੀ ਹੋਈ ਡੋਲੀ ਪਈ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੋ ਬਿਆਨ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਉਂਦਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਦੋਨੋਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣੇ। ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਖਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਡਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦੂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਨਾ ਰੋ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ। यूपी में मुरादाबाद के मदनापुर होलपुर गांव में हो रही लगातार 3 दिन से बारिश ने गर्मी से लोगों को बड़ी राहत तो दे दी है, लेकिन वहीं किसानों की मेंथे की फसल को इस बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया है। कई किसानों की फसल गलकर बर्बाद होने के कगार पर है। अगर इसी तरह से लगातार बारिश होती रही तो खड़ी फसलें गलकर बर्बाद हो सकती है। खत्म हो गई बिल्कुल। 40 बीघे मेहनत का तो ये पेड़ ना बचा। अच्छा, सब गल गया बिल्कुल। और पिछले साल भी बहुत मोटा नुकसान हुआ है मुझे। अच्छा, लड़कियां जवान हैं, कहाँ से शादियां करूं, क्या करूं, कैसे करूं। अच्छा, 3 लड़की जवान है। क्या बीघे हैं आपके पास? 40 बीघे मेहनत था मेरे पास। अच्छा, जो कि पहले भी तुम्हारा मेहनत? हाँ, पहले भी गला था मेरा पिछले साल। अच्छा, 2 लड़कियों की शादी रुक गई, शादी ना हो पाई मुझसे। मेहनते के ऊपर शादी हुई, शादी रुक गई। अब क्या करूं, कैसे करूं, बड़ा दिमाग परेशान है। इज्जत का हमला है, खाने का भी ठिकाना नहीं है, बहुत मसला खराब है। केंद्र सरकार कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के मूड में नहीं है। मुआवजा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना से जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इससे आपदा राहत कोष ही खाली हो जाएगा। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि हर कोरोना संक्रमित मरीज की मौत पर मुआवजा राज्यों के वित्तीय सामर्थ्य से बाहर है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना से होने वाली मौत पर मुआवजा देने संबंधी याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में केंद्र और राज्यों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का अनुरोध किया गया है। केंद्र सरकार ने शनिवार को सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज करवाए जाएं। मौजूदा कोरोना के हालातों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्वास्थ्य सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि स्थिति गंभीर है और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी ही होगी। आपको बता दें, इस कानून के तहत स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को 2 से 5 साल तक की जेल हो सकती है, तो वहीं गंभीर हमले के मामले में सजा 7 साल की और जुर्माना 5 लाख रुपए तक का हो सकता है। यूपी के संभल बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का सीएम बनने का सपना जो है वो छोड़ दें। अगर सपा के कारनामे अच्छे होते तो अखिलेश मुख्यमंत्री होते। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छे कारनामे होते जो निश्चित रूप से अखिलेश पुनः मुख्यमंत्री बनते और अखिलेश मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दें, माननीय योगी जी पुनः इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे।
लगातार देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी ने लगभग उत्तर प्रदेश में सभी जगह अपने जिला पंचायत अध्यक्ष घोषित कर दिए हैं, टिकट घोषित कर दिए हैं। अभी जनपद संबल की बात की जाए तो यहाँ टिकट अभी तक घोषित नहीं है, तो कब तक हो पाएगा टिकट घोषित? भारतीय जनता पार्टी का आपने पूर्व में भी इतिहास देखा होगा कि नामांकन के समय तक ही प्रत्याशी घोषित किया था, और हम बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हमारी पार्टी घोषित करने जा रही है। अच्छा, और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार, ANB न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कश्मीरी नेताओं की मीटिंग में PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शामिल होने से इनकार कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला गफ्कार के नेता के रूप में सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। PDP ने यह निर्णय लिया है कि 24 जून को PM मोदी के साथ होने वाली सर्वदलीय बैठक में फारूक अब्दुल्ला पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का नेतृत्व करेंगे। एक दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा था, नई दिल्ली के साथ बात करने का कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं है। मुझे बताया गया कि आम स्थिति की समीक्षा करने और राजनीतिक प्रक्रिया को आगे कैसे ले जाया जाए, इसके लिए बैठक बुलाई गई है। कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना संकट के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर उन्होंने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक लेख शेयर किया है जिसका शीर्षक है, सरकार ने आय और कॉरपोरेट करों से ज्यादा कमाई तो पेट्रोल डीजल से की है। इस लेख को आधार बनाकर राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि केंद्र सरकार ने टैक्स वसूली में PhD कर रखी है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो लेख शेयर किया है उसके मुताबिक भारत सरकार को आयकर से 4.69 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि प्राइवेट कंपनियों ने लगभग 4.5 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स जमा किया है। तो वहीं दूसरी ओर इन दोनों से ज्यादा टैक्स जनता ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट के रूप में 5,25,000 करोड़ रुपए चुकाए। ये आंकड़े केवल दिसंबर 2020 तक के हैं, जिसमें जनवरी से मार्च वाली तिमाही शामिल नहीं है। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 प्रबंधन हेतु गठित टीम 9 के साथ बैठक की, जहां उन्होंने अधिकारियों को कोविड प्रबंधन के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 18 वर्ष की आयु से अधिक के सभी नागरिकों के लिए 21 जून से राज्य सरकारों को निःशुल्क टीका उपलब्ध कराया जा रहा है। हमें इसका लाभ लेते हुए पूरी क्षमता के साथ टीकाकरण अभियान संचालित करना होगा। हर दिन 6 लाख लोगों को टीका कवर देने के लक्ष्य के साथ तैयारी की जाए, जबकि 1 जुलाई से प्रतिदिन 10 से 12 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को पीएम नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे। कोरोना महामारी के मद्देनजर टेलीविजन पर यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहेंगे। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग द्वारा भी योग का सजीव प्रदर्शन होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की नोडल एजेंसी आयुष मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक इस साल स्वास्थ्य के लिए योग मुख्य थीम होगी।
इसके पहले योग गुरु बाबा रामदेव योगा करते नजर आए। इस मौके पर उनके साथ बाकी लोगों ने योग किया। योग गुरु रामदेव ने कहा कि इंटरनेशनल योग डे मनाने का प्रस्ताव सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा के अपने संबोधन में दिया था। कल भारत ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में योग दिवस मनाया जाएगा। अनलॉक दिल्ली के चौथे हफ्ते यानी आने वाले सोमवार से शहर में पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब खोलने की इजाजत दे दी गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आते ही अब ढील मिलनी शुरू हो गई है। दिल्ली में सोमवार से बार खोलने की भी इजाजत मिल गई है। अनलॉक 4 के तहत ये छूट मिल रही है। दिल्ली सरकार के फैसले के मुताबिक राजधानी में 50% कैपेसिटी के साथ बार खोले जा सकेंगे। हालांकि बार को खोलने का समय तय किया गया है। अब बार दोपहर के 12 बजे से रात के 10 बजे तक खुल सकेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी में 2 गुट होने के बाद रविवार को सांसद चिराग पासवान ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर पार्टी की बैठक बुलाई है। कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने के पहले चिराग पासवान ने नेताओं की शपथ दिलवाई और वहीं दूसरी ओर बीते शनिवार की रात ही चिराग पासवान ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की थी। चिराग ने कहा कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को तथ्यों से अवगत कराया और उनसे एलजेपी के निलंबित सांसदों में से एक पशुपति कुमार पारस को लोकसभा में एलजेपी के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करने के फैसले की समीक्षा करने के लिए आग्रह किया। चिराग पासवान ने कहा कि यह गैर कानूनी है और उनकी पार्टी का संविधान इसकी परमिशन नहीं देता। उधर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि कल शिवसेना का 55वां स्थापना दिवस था। इस अवसर पर सीएम ने बताया कि आने वाले दिनों में पार्टी की क्या भूमिका रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि महाराष्ट्र में जो अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, अगर वो ऐसा करेंगे तो हम क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे? जिसे लड़ना है वो लड़े। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिवसेना ने राजनीतिक लड़ाई अपने ताकत पर लड़ी है, चाहे चुनाव में गठबंधन हो या ना हो, लेकिन लड़ाई अपने ताकत पर लड़ी जाती है। साल पूरे हुए तो कल मुख्यमंत्री जी यानी हमारे पार्टी के चीफ उद्धव ठाकरे जी ने जो संबोधन किया है उसमें पार्टी की दिशा को एक निर्देश दिया है। आने वाले दिनों में पार्टी की भूमिका क्या रहेगी ये बताया है। और जो लोग महाराष्ट्र में बार-बार स्वबल की भाषा कर रहे हैं उनको भी बताया कि अगर आप स्वबल पे लड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे बैठेंगे, आप भी लड़ेंगे अकेले? तो बात ऐसी है, जिसको लड़ना है लड़ने दो। शिवसेना हमेशा हर लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई अपने ताकत पर ही लड़ी है, चाहे चुनाव में गठबंधन होते हैं या महाविकास आघाड़ी हो या और कुछ भी हो, युति हो, लेकिन लड़ाई जो होती है वो अपने ताकत पर लड़ी जाती है। चाहे गठबंधन में हो या न हो, हमारी ताकत है हम किसी भी विषय पर राजनीति जो महाराष्ट्र की अस्मिता का हो, शिवसेना के अस्तित्व का हो, अगर हमें लड़ना है तो हम लड़ेंगे। नहीं तो बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर से करवट ले सकती है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई है। इसको लेकर बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने कहा कि बैठक होना सही है। उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी अपना बयान दिया। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर को जिस तरह से बरसों से हमारे देश में रह के भी हमारे संविधान से अलग और डिटेल था, उसके प्रधानमंत्री जी ने उसको सुदृढ़ किया है और भारत के अभिन्न अंगों में उसको प्रश्रय देकर अपने साथ किया है। उसके लिए जो कुछ करना होगा प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से बहुत बेहतर कदम उठाने के लिए करेंगे। निश्चित रूप से सरकार सावधान भी है और सरकार सावधानी बरत रही है, चाहे वो भीड़ के मामले में हो या वैक्सीनेशन के मामले में हो या हॉस्पिटल में भी सुदृढ़ वातावरण बनाने के लिए सरकार, चाहे वो राज्य की सरकारें हो या देश की सरकारें हो, सारे लोग इस पर
प्रॉपरली ध्यान आकृष्ट करके लगे हुए हैं। और हम समझते हैं कि सरकार भी और हमारे यहाँ के डॉक्टर व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था भी। यूपी के प्रयागराज में गंगा दशहरा के अवसर पर लोगों ने संगम घाट पर पूजा की और गंगा नदी में स्नान किया। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि आज के दिन ही गंगा मां इस धरती पर आई थी और सभी लोग आज के दिन अपनी श्रद्धा से दान करते हैं। त्रिवेणी क्षेत्र में गंगा दशहरा के पावन पर्व पर आज गंगा अवतरण का दिवस है। आज ही के दिन गंगा जी इस पृथ्वी पर प्रकट हुई थी, इसीलिए हम लोग इस दिवस को गंगा दशहरा के रूप में बड़े श्रद्धा भाव के साथ मनाते हैं। आज के दिन लोग मीलों चलकर पैदल संगम स्नान के लिए आए हुए हैं और आज के दिन का भविष्य पुराण में भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। भविष्य पुराण के कथनानुसार आज गंगा अवतरण के दिवस पर जो व्यक्ति मां गंगा में स्नान ध्यान करता है उसको कोटि गुना अनंत गुना फल प्राप्त होता है, उसके सारे पापों को उससे मुक्त। सगर के पौत्र भगीरथ जी जब घोर तप किए तो गंगा जी प्रसन्न हो गई और आने को तैयार हुई। फिर बोली मेरा बड़ा वेग है। वेग को रोकने के लिए शंकर जी अपने जटाओं में रोके और फिर गंगा जी धीरे धीरे धरती पर आईं और सगर के पुत्रों का उद्धार की। तो हम लोग स्नान इसीलिए करते हैं कि हमारे भी पाप को नष्ट करे माँ और हमारे पूर्वजों का उद्धार करें। यही गंगा जी का महत्व है। गंगा दशहरा मनाया जाता है। आज के दिन इनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। आज के दिन दशहरा है, इनका दशहरे के दिन जन्म हुआ था गंगा मैया का। इस धरती पे आज के दिन ही आई थी, इसलिए इतना बड़ा उत्सव मनाया जाता है इनका, माँ गंगे का। तो दान जो भी श्रद्धा होता है भैया, हर चीज, कपड़ा, फल फूल, मिष्ठान, हवन, पूजा पाठ बहुत श्रद्धा से लोग करते हैं, जिसका जैसे भाव है भैया। सनातन धर्म का बहुत बड़ा पर्व है। हालांकि गंगा जन्म तो गंगा सप्तमी को हो जाता है, लेकिन आज गंगा जी स्वर्ग से मृतलोक पर आई हुई हैं। इसको कहते हैं गंगा अवतरण। जहाँ गंगा उतरी उसे कहते हैं गंगोत्री। आज हम लोग बड़े सौभाग्यशाली के हम लोग प्रयाग में जन्म हुआ है और प्रयागवासी हैं और संगम में रहते हैं। और जो हमारे प्रयागवासी और जो आसपास जो भी जिले हैं वो लोग यहाँ नहाने आते हैं और गंगा में स्नान करके अपने पितरों के हित तर्पण करते हैं, उन्हें श्राद्ध करते हैं। और आज के दिन जो व्यक्ति सभी सामान्य जनता को अगर चीनी का शरबत या कुछ मीठा उन्हें खिलाए तो उनके पितरों को अतिरिक्त। वाराणसी में गंगा दशहरा के मौके पर गंगा घाट पर श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। घाट पर लोगों के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और प्रार्थना करने के बाद अपने घरों को आगे बढ़ने की घोषणा की जा रही है। यानी गंगा दशहरा पिछले साल की तरह ही इस वर्ष भी कोरोना प्रोटोकॉल की भेंट चढ़ गया। काशी के मुख्य घाट प्रयाग घाट, शीतला घाट, अस्सी घाट, तुलसी घाट, हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा और रविदास घाट पर स्नानार्थियों के जाने पर रोक रही। हर साल के ज्येष्ठ महीने को शुक्ल पक्ष में जो 10वीं तिथि आती है उसे गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। इस दिन मां गंगा स्वर्ग से होकर पृथ्वी पर आई थी, इसलिए उनका अवतरण के रूप में मनाया जाता है। हर इंसान को चाहिए कि गंगा जी स्नान करे और अपने देवी देवताओं का पूजन करके योग्य ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा और फल वस्त्र दान करे। ऐसा करने से जन्मों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। आज यहाँ पर बहुत भीड़ लगती थी, लेकिन आज कोरोना के चलते यहाँ पर बहुत कम भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर दान पुण्य भी बहुत होता था। क्या क्या लोग दान करते? दान के बहुत चावल, पैसा, अन्न, सोना, चांदी सब चीज दान करते थे, लेकिन कोरोना के चलते यहाँ पर बहुत कम भीड़ लगी हुई है। बिहार में लगातार हो रही बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। यहाँ गंगा नदी पटना के दीघा घाट पर खतरे के निशान से करीब 4 मीटर नीचे और गांधी घाट पर 2.5 मीटर नीचे बह रही थी। अन्य सभी स्थानों पर इसका जलस्तर खतरे के निशान से कम 4 मीटर नीचे था।
वहीं पुनपुन नदी का जलस्तर पटना के पास श्रीपालपुर में खतरे के निशान से करीब 2.82 मीटर नीचे था। इसमें बढ़ोतरी की संभावना है। तो बिहार में लगातार हो रही बारिश से नदियों में इस समय उफान है और जैसा कि आप इस समय तस्वीरों में भी देख सकते हैं, बिहार की राजधानी पटना से ये तस्वीर है, दीघा घाट की ये तस्वीर है, जहां पर अब गंगा लगातार जो है उफान पर नजर आ रही है। गंगा का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बिहार के कई इलाके ऐसे हैं जो मूसलाधार बारिश के चलते जलमग्न हो चुके हैं। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज